डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ना अंबेडकर का एक कोट है, कोट ध्यान से सुनिए, हिंदी में बोलता हूं। डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट का टाइप नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है जिसमें देखो इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और लोगों के बीच में एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, इसे वैल्यूड माना जाता है, मतलब अच्छा माना जाता है। अंबेडकर का बहुत पावरफुल कोट है। देखो अंबेडकर जी ने ना संविधान लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो समझते थे कि सच्ची डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से बढ़कर होती है, ये रोज की लाइफ में एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना है उससे भी संबंधित है, समझे। मतलब सच्ची डेमोक्रेसी देखो कम्युनिटी और टुगेदरनेस की फीलिंग को प्रमोट करती है। चाहे देखो डेमोक्रेसी में लोग कितने भी अलग क्यों ना हो, मतलब कितनी भी डाइवर्सिटी क्यों ना हो, जैसे इंडिया में अभी कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के लोग हमारे देश में रहते हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज़ के, फिर भी हमारे बीच में ना टुगेदरनेस है, कम्युनिटी की एक भावना है जो हम बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सोचो देखो डेमोक्रेसी में हर इंसान की आवाज़ और वोट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हर इंसान वैल्यूएबल और रिस्पेक्ट के लायक है। ये बड़ी चीज़ है। ये रिस्पेक्ट एक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल एटीट्यूड है जो हमें अपने सारे इंटरेक्शंस में अपनानी चाहिए, समझे। मतलब कानून हमें देखो फोर्स नहीं कर सकता कि आप दूसरे सिटीजन की रिस्पेक्ट करो, लेकिन ये चीज़ डेमोक्रेसी में आती है। जैसे देखो हम दूसरों से बात करते हैं, चाहे हम उनसे एग्री हों या ना हों, लेकिन हम उनकी रिस्पेक्ट करें, हम उनके पर्सपेक्टिव की रिस्पेक्ट करें, बेशक उनके पर्सपेक्टिव से हम एग्री हों या ना हों। हमारी दूसरे सिटीजन्स के प्रति एम्पैथी होनी चाहिए, ना कि हम अपने जो व्यूज हैं दूसरों पे थोपे कि भाई यही सही है, यही सही है, इसके अलावा सच और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं अंबेडकर जी के कोट से संबंधित। डेट आज की देखो 20 अप्रैल है। आज काफ़ी अच्छे अच्छे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। हिंदू में तो एक ही इशू इंपॉर्टेंट है R&D से संबंधित, लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सबमरीन वारफेयर से संबंधित। दूसरा आर्टिकल यूज ऑफ AI कैसे डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और इलेक्शंस के लिए थ्रेट है, ये भी अच्छा आर्टिकल है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल सबमरीन वारफेयर से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। हाल ही में इंडिया ने ना अपनी 11 सबमरीन्स को इंडियन ओशन में ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया। और देखो ये पहली बार था, समझ रहे हो, ये पहली बार था जब इंडिया ने एक साथ 11 सबमरीन्स को डिप्लॉय किया हो इंडियन ओशन में। क्योंकि ना सबमरीन्स के इश्यू पर ना इंडिया को हमेशा बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। कभी तो देखो सप्लाईज में डिले होता है, कभी सबमरीन्स की मेंटेनेंस चल रही होती है, दिक्कत आती है। हमारे पास बहुत ज़्यादा सबमरीन्स नहीं है। जब 1999 में कारगिल वार हुआ ना, तो इसके बाद कैबिनेट कमेटी ने ये सजेस्ट किया इंडिया के पास ना कम से कम 24 सबमरीन्स तो देखो होनी ही चाहिए, ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। बट देखो अभी भी हमारे देश के पास ना टोटल 13 सबमरीन्स हैं और 11 सबमरीन्स की अभी भी कमी है। बट देखो जल्द से जल्द इस कमी को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि ना इंडियन ओशन में चाइनीज़ नेवी का जो दखल है ना वो बढ़ता जा रहा है। इंडियन ओशन में जो पोर्ट्स हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा चाइना उन पोर्ट्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, जैसे श्रीलंका का हम्बनतोटा पोर्ट। इसके अलावा इंडियन ओशन में चाइना के स्पाई वेसल्स फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, इंडियन ओशन पर नज़र रखते हैं। इसके साथ साथ रेड सी में भी हौथी अटैक्स ने इंडियन नेवी को अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। तो हमें ज़्यादा सबमरीन्स चाहिए ही। लेकिन देखो एक फैक्टर यहाँ पर यह भी है, पाकिस्तान का फैक्टर। पाकिस्तान की नेवी ना सबमरीन्स में स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी 8 सबमरीन्स हैं और इसके अलावा चाइना 8 और सबमरीन्स पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। और पाकिस्तान की जो सबमरीन्स है ना इंडिया की सबमरीन से सुपीरियर हैं, यानी ज़्यादा अच्छी हैं। पाकिस्तान इकलौता साउथ एशियन कंट्री होगा जिसके पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन होगी, जो अभी देखो इंडिया के पास भी नहीं है। इस देखो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम में होता ये है, सबमरीन्स को ना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के लिए बार बार पानी से ऊपर आना नहीं पड़ता। ज्यादा दिनों तक छुपी रहती है सबमरीन पानी के नीचे
दूसरी आवश्यकताओं के लिए तो देखो ऊपर आना ही पड़ेगा, जैसे कि खाना चाहिए, सबमरीन के अंदर जो लोग हैं उनकी सप्लाई खत्म हो गई तो इसलिए आना पड़ेगा। ये सारी टेक्नोलॉजीज अभी आएंगी आगे में आगे, लेकिन पॉइंट ये है इंडिया को देखो, अगर इंडियन ओशन में अपना दबदबा बरकरार रखना है ना, तो सबमरीन के प्लान को ठीक ढंग से एग्जीक्यूट करना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करें, सबमरीन होती क्या है, काम क्या करती है। सबमरीन देखो एक प्रकार का नेवल शिप ही होती है जो पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह पे नेविगेट कर सकती है। और ये कोई मामूली शिप नहीं होती, क्योंकि ये सी लेवल से 300 मीटर की गहराई पर ऑपरेट कर सकती है, जिससे इन्हें ना छिपने का एडवांटेज मिलता है, स्टील्थ एडवांटेज इन्हें मिलता है, छुपकर ये रह सकती है और बिना किसी दुश्मन देश के डिटेक्ट किए, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है जब भी कोई चीज पानी में डूबी होती है तो उसका वेट और उसके द्वारा डिस्प्लेस्ड हुए मास ऑफ वाटर इक्वल हो जाए। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम में देखो होता यह है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के लिए ना सबमरीन को पानी के ऊपर नहीं आना पड़ता, तो इस वजह से ज्यादा समय तक सबमरीन जो है वो पानी के नीचे रह सकती है। अब देखो दूसरी जो आवश्यकताएं हैं, जैसे खाने की सप्लाई खत्म हो गई, उसको लेने के लिए तो ऊपर आना ही पड़ेगा ना। लेकिन बात यह है, अगर इंडिया को इंडियन ओशन में अपना दबदबा, अपनी डोमिनेंस अगर बरकरार रखनी है ना, तो फिर सबमरीन संबंधित प्लान को बढ़िया ढंग से एग्जीक्यूट करना जरूरी है। बेसिक से हम शुरुआत करें ये पूरा इशू। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सबमरीन्स होती क्या है। देखो सबमरीन्स एक तरह की ना नेवल शिप ही होती हैं, पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह नेविगेट कर सकती हैं। बट देखो ये कोई मामूली शिप नहीं होती, क्योंकि ना ये 300 मीटर की गहराई पर जाकर ऑपरेट कर सकती हैं, जिससे इन्हें ना स्टील्थ एडवांटेज मिलता है, मतलब छुपने का फायदा मिलता है। एनिमी कंट्रीज आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाती। किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करती हैं, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ा करते थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई चीज देखो पानी में डूबी होती है और उस चीज का वेट, इस केस में सबमरीन का वेट, और सबमरीन के द्वारा जो मास ऑफ वाटर डिप्लेस किया गया है, दोनों अगर इक्वल हो जाएं, तो फिर देखो सबमरीन पानी के नीचे ही सेटल डाउन रहती है। समझ गए, एक तरफ सबमरीन का वेट और दूसरी जगह सबमरीन के द्वारा जो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया गया है उसका वेट, दोनों इक्वल हो जाए तो फिर वो चीज, यानी इस केस में सबमरीन पानी के नीचे ही सेटल डाउन रहती है। तो ये पूरा बेसिक क्लियर हो गया सबमरीन से संबंधित, सबमरीन्स होती क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब आप समझ गए। इसके बाद सबमरीन के एडवांटेजेस देखिए। सबमरीन्स के पास देखो छुपने की कैपेबिलिटी तो होती है, इसके साथ साथ एडवांस्ड वेपन्स जैसे टोरपीडो मिसाइल्स हैं या फिर न्यूक्लियर वार हेड है, इनका भी एडवांटेज होता है, जो किसी भी कंट्री को स्ट्रेटेजिक डेटरेंस की कैपेबिलिटी देता है। मतलब जिस देश के पास सबमरीन है ना, और सबमरीन में ये खतरनाक हथियार लगे हुए हैं जैसे न्यूक्लियर वेपन्स लगे हुए हैं, तो दुश्मन देश के अंदर डर पैदा करता है ना कि भैया इस देश से पंगा मत लो, क्योंकि अगर पंगा लिया तो अटैक किया तो इनके पास में सबमरीन है, सबमरीन से भी न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च किया जा सकता है। डेटरेंस पैदा करने में काम आती हैं सबमरीन्स। इंडिया ने जब देखो 2018 INS अरिहंत सबमरीन को डिप्लॉय किया ना, तब इंडिया अपने न्यूक्लियर ट्राइड को ऑपरेशनलाइज करने में सक्षम हुआ। मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूं। देखो न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब होता है अब हमारे पास में कैपेबिलिटी है, हम कहीं से भी न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, हवा से, जमीन से, पानी से, हर जगह से। काम इसलिए आता है, मान लीजिए चाइना ने इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया और पूरी कोशिश की कि इंडिया के सारे न्यूक्लियर वेपन्स को पहली बार में ही खत्म कर दिया जाए, ताकि इंडिया रिटालिएट ना कर सके, सेकंड स्ट्राइक में हम पर वार ना कर सके। लेकिन देखो चाइना ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के जरूर रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सबमरीन्स जो छुपी हुई हैं पानी में, वो बच जाएंगी, फिर वो न्यूक्लियर वेपन्स से अटैक करेंगी चाइना के ऊपर। समझ गए? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना, उस समय जर्मनी की सबमरीन्स यू बोट ने बहुत तबाही मचाई थी, जिसके बाद
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस ने एडवांस सबमरीन्स का यूज़ किया और जर्मनी की जो नेवी थी उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके अलावा भी देखो सबमरीन्स के काफ़ी फायदे हैं, जैसे कि सी ऑफ लेन्स को सिक्योर रखना। अब जैसे कई बार चाइना ना सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में जहाज आने नहीं देता, खास करके साउथ चाइना सी में। तो सबमरीन्स डेटरेंस पैदा करती हैं, डर पैदा करती हैं, सिक्योर रखती हैं सी लेन्स को। इसके अलावा सबमरीन्स सर्विलियंस और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में भी काम आती है और रिसर्च पर्पजेज के लिए भी सबमरीन्स का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं इंडिया के सबमरीन्स की। इंडिया के पास ना अभी 17 ऑपरेशनल सबमरीन्स हैं। वैसे थोड़ा सा डाउट आ गया यहाँ पे, क्योंकि आर्टिकल के शुरुआत में बोला गया था कि इंडिया को अभी 13 सबमरीन्स की कमी है। कैबिनेट कमेटी ने 14 सबमरीन्स को अप्रूव किया था, रेकमेंड किया था 2030 से पहले। अगर 13 की कमी है तो फिर तो 11 होने चाहिए ना ऑपरेशनल, लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि 17 ऑपरेशनल सबमरीन्स हैं। तो कितनी है ये थोड़ा सा एक बार वेरीफाई हमें करना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ना आर्टिकल में कहा जाता है 16 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक और एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है जिसका नाम है INS अरिहंत। इंडिया के सबमरीन्स में कौन कौन सी सबमरीन्स हैं? कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, जिसमें देखो 5 कलवरी क्लास की फ्रेंच स्कॉर्पियन है, 5 सिसुमर क्लास की जर्मन टाइप 209 है और 7 सबमरीन सिंधु घोष क्लास की रशियन किलो सबमरीन्स हैं। समझ गए? आगे देखो आएगा आर्टिकल में, चिंता मत कीजिए। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन कौन सी है, न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन्स, वो सब लास्ट में आएगा अभी। देखो कैबिनेट कमेटी ने जब रेकमेंड किया था ना कि 2030 आने से पहले इंडिया के पास में 24 सबमरीन होनी चाहिए, उस समय यह रेकमेंड किया गया था 18 हमारे पास में कन्वेंशनल सबमरीन्स होनी चाहिए और 6 न्यूक्लियर सबमरीन होनी चाहिए। लेकिन देखो ये टारगेट मुश्किल दिख रहा है। और अभी आप बोलोगे सर 6 साल तो बचे हैं। भैया 6 साल कुछ भी नहीं होता सबमरीन्स के मामले में, टाइम बहुत लगता है सबमरीन्स को तैयार करने में। अभी इंडिया के पास जो रशियन किलो क्लास की सबमरीन है ना, वो देखो 1980s की है। तो अभी ना कोई खास वो सबमरीन है नहीं, मतलब ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ज़्यादा नहीं है। सबमरीन्स के टारगेट को पूरा करने के लिए ना 2005 में फ्रांस के साथ इंडिया ने मिलकर एक प्रोजेक्ट 75 लॉन्च किया था, जिसमें देखो ये बोला गया था कि फ्रांस इंडिया को 6 कलवरी क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन देगा मतलब देखो मैन्युफैक्चरिंग में मदद करेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी। बट देखो इस प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन में भी अभी डिले चल रहा है और 6 सबमरीन्स अभी तक बन के तैयार नहीं हैं। वैसे देखो एक चीज़ यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है, ये जो प्रोजेक्ट 75 है ना, इसमें 5 तो सबमरीन वैसे तैयार की जा चुकी हैं, 6ठी अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुई है 20 साल बाद भी। 6th कलवरी क्लास की सबमरीन जिसका नाम है INS वगसीर, ये अभी भी ऑपरेशनल नहीं हुई है। समझ गए? पर देखो इंडिया के लिए चैलेंज पता क्या है, ये सब ना डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, इनको ना 48 घंटों में बैटरी रिचार्ज के लिए सरफेस में आना ही पड़ता है। सरफेस पे जब सबमरीन आती है ना तो वो वल्नरेबल हो जाती है। इसीलिए तो हर कंट्री अब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन पे फोकस कर रहा है। अब इस टेक्नोलॉजी की सहायता से ना सबमरीन 2 हफ्ते तक पानी के अंदर रह सकती है और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सबमरीन कई एस्पेक्ट में देखो इवन न्यूक्लियर सबमरीन से भी बेटर होती है। जैसे देखो आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत तेजी से अटैक कर सकती हैं ये सबमरीन्स और अटैक के समय ना अपना इंजन बंद कर देती हैं, जिससे ना डिटेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सबमरीन के लिए इंडिया ने प्रोजेक्ट 75I पर काम करना स्टार्ट किया। और इंडिया ने देखो जब अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई ना, तो फिर फ्रांस और उसके बाद रशिया ने अपने हाथ पीछे खींच लिए इस प्रोजेक्ट 75I से, जो कि फोकस करता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सबमरीन पे। हालांकि बाद में इंडिया ने जर्मनी से बात की कि भैया हमें ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सबमरीन चाहिए, हमारी मदद करो। तो जर्मनी के साथ अभी तो देखो पॉजिटिव बात है, आगे देखते हैं चलता क्या है। बट देखो सवाल ये उठता है कि इंडिया खुद से ही सबमरीन क्यों नहीं बना लेता।
मतलब क्या डिफ़िकल्टी आती है सबमरीन को बनाने में। डिफ़िकल्टी देखो काफ़ी ज़्यादा आती है, सबमरीन को डिज़ाइन करने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इंडिया के पास सबमरीन को डिज़ाइन करने की कैपेबिलिटी नहीं है और सबमरीन को डिज़ाइन करने में 5 से 7 साल का वक्त लग जाता है। ये उनको लग जाता है जिनके पास में सबमरीन डिज़ाइन की कैपेबिलिटी है, इंडिया के पास तो है नहीं। अगर इंडिया ट्राई करना स्टार्ट करेगा 5 से 7 साल लग जाएंगे, फिर पता लगेगा अरे कुछ भी डिज़ाइन नहीं हुआ, कुछ और ही बन गया। ये तो इतना टाइम नहीं है इंडिया के पास में, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सबमरीन को मैन्युफैक्चर करने में ना काफ़ी सारे क्रिटिकल इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है और वो इंडिया के पास में नहीं है। उनकी सप्लाई के लिए इंडिया फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, समझे। इसके बाद अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स की, जिनके मामले में इंडिया काफ़ी पीछे है। न्यूक्लियर सबमरीन देखो दो टाइप की होती हैं। एक तो न्यूक्लियर पावर से चलने वाली अटैक सबमरीन, जो न्यूक्लियर पावर से चलती है, डीजल से नहीं चलती है। एक है न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। इसमें क्या है कि न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड हैं। अब वो तो देखो डीजल से चलने वाली सबमरीन है, वहां पे भी तो न्यूक्लियर वेपन्स अटैच हो सकते हैं। तो दो अलग अलग टाइप की न्यूक्लियर सबमरीन है, एक जो न्यूक्लियर पावर से चलती है, दूसरा किसी दूसरे एनर्जी ऑफ सोर्स से चलती है, फॉर एग्जांपल डीजल से, लेकिन उसमें न्यूक्लियर वेपन्स लगे हुए हैं। कैपेबिलिटी है कि उस डीजल से चलने वाली सबमरीन से भी न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च किया जा सकता है। तो न्यूक्लियर पावर से चलने वाली SSN और जिससे न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च किया जा सके वो है SSBN। इंडिया के पास देखो अभी एक भी ना SSN सबमरीन नहीं है जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से चलती हो, जिससे कि ये जो सबमरीन है लंबे समय तक पानी के अंदर रह सके और इन्हें सिर्फ फूड सप्लाईज के लिए सरफेस पे आना पड़े। वैसे इंडिया ने ना रशिया से अकूला क्लास की एक SSN सबमरीन लीज पर ली थी, बट देखो कुछ इश्यूज आ गए और 2021 में उस अकूला क्लास की SSN सबमरीन को, जिसको इंडिया ने लीज पे लिया था, उसको भी इंडिया ने छोड़ दिया। अभी इंडिया के पास एक जो न्यूक्लियर सबमरीन है ना वो SSBN क्लास की है। मतलब उस सबमरीन से ना न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च किए जा सकते हैं, जिसका नाम है INS अरिहंत, जिसमें K-15 मिसाइल डिप्लॉयड है, जिसकी रेंज 750 से 15 किलोमीटर तक की है। और इस INS अरिहंत सबमरीन में ना इवन K-4 मिसाइल भी डिप्लॉयड होगी, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक की होगी। अब देखो चाइना से अगर कंपेयर करें तो चाइना के पास तो 56 सबमरीन्स हैं। चाइना के पास 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, उसमें से भी 6 तो SSN क्लास SSN क्लास की है, मतलब जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से चलती हैं। 6 ऐसी सबमरीन्स हैं चाइना के पास में, हमारे पास में SSN क्लास की तो एक भी नहीं है, समझ गए। चाइना देखो इन सबमरीन्स को रिसर्च के नाम पर जासूसी करने के लिए भेजता है और चाइना की ये सबमरीन्स इंडियन ओशन के बेड की मैपिंग करती हैं, तो इंडिया को खतरा है। हालांकि देखो इंडिया के पास एक ही एडवांटेज है कि चाइना की इन सबमरीन्स को ना मलक्का स्ट्रेट से होके गुजरना पड़ता है और मलक्का स्ट्रेट में सी ना काफ़ी ज़्यादा शैलो है, तो सबमरीन्स को ना ऊपर आना पड़ता है मलक्का स्ट्रेट के पास और वहाँ पे फिर इन सबमरीन्स को डिटेक्ट कर लिया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा, क्योंकि वहीं पास में ही अंडमान एंड निकोबार बेस है, तो वहाँ से मॉनिटरिंग पॉसिबल है। बट देखो इंडिया को ना अपनी न्यूक्लियर सबमरीन कैपेबिलिटी को ना चाइना से मैच करना होगा, ताकि इंडियन ओशन में इंडिया की सुपरमेसी जो है वो मेंटेन रह सके। और इसके लिए इंडिया की ना फ्रांस से बात चल रही है, फ्रांस ताकि इंडिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोवाइड करे। देखते हैं ये बातचीत कितनी सफल होती है। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस कर लिया सबमरीन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, कैसे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल डेमोक्रेसी, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स के लिए खतरा है। अपॉर्चुनिटीज तो काफ़ी हैं, लेकिन रिस्क कैसे हैं उसकी हम बात करेंगे। आप ना जहां एक तरफ GS पेपर 3 में साइंस एंड टेक, GS पेपर 2 पॉलिटी से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में देखो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ना एक वीडियो में ये कहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि उनके ऑर्गन्स को बेच के मुनाफा कमाया जा सके। इसलिए वो एक कानून लेकर आ रहे हैं ह्यूमन ऑर्गन्स की मार्केट को लीगलाइज करने के लिए। बट देखो बाद में पता लगा
असल में अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, और ये जो वीडियो है पूरी तरह से फेक था, जिसमें एआई का इस्तेमाल किया गया था, एआई जनरेटेड ये वीडियो था। बट देखो, जब तक लोगों को पता लगता, ये वीडियो अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन लोगों तक शेयर हो चुका था। और अक्सर आपको पता है ऐसा होता है, नेगेटिव चीज़ जल्दी वायरल होती है, बाद में बेशक क्लैरिफिकेशन आ जाए, लेकिन वो जो क्लैरिफिकेशन है वो सब तक नहीं पहुंच पाता है। और जिन तक शेयर हुआ होता है उसमें एक बड़ा सेक्शन ऐसा होता है जो उस वीडियो पे विश्वास कर लेती हैं। जब अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट का ये वीडियो आया ना, उस समय अर्जेंटीना में इलेक्शन चल रहे थे, और अर्जेंटीना में जो वो इलेक्शन चल रहे थे ना, दुनिया का पहला एआई इलेक्शन माना गया, जिसमें बड़े स्केल पे एआई जनरेटेड वीडियोस, डीप फेक, इन सब का इस्तेमाल हुआ। अब देखो, एक रिपोर्ट आई कि हाल ही में ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज में इलेक्शन होने वाले हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया में भी कैसे इलेक्शंस के लिए एआई एक बड़ा रिस्क है, वो सब हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले देखो, एक और एग्जांपल ले लीजिए, टर्की का एग्जांपल है। टर्की के इलेक्शन में भी ना डीप फेक का यूज किया गया, मतलब शक्ल किसी की, थर्ड पर्सन कोई और हुआ इसमें टर्की के इलेक्शन में ना अपोजिशन के लीडर को कुर्दिस्तान का सपोर्टर बताया गया। ये देखो, ठीक वैसा ही है जैसे इंडिया में किसी लीडर को पाकिस्तान का सपोर्टर बताना एक एआई वीडियो की सहायता से या फिर डीप फेक वीडियो की सहायता से। तो इस वीडियो की वजह से ना टर्की का इलेक्शन प्रभावित हुआ, क्योंकि अपोजिशन के लीडर की काफ़ी किरकिरी हुई, और कुछ लोग तो ऐसे थे, उनको लास्ट में भी यही समझ में आया कि अपोजिशन के जो लीडर हैं वो कुर्दिस्तान के सपोर्टर हैं। अब जानते हैं कैसे एआई जनरेटेड कंटेंट जो है, एआई का इस्तेमाल जो है वो डेमोक्रेसी के लिए रिस्क है। बैकग्राउंड से शुरुआत करते हैं। दरअसल देखो, 2017 में पहली बार एक रेडिट यूजर ने डीप फेक का यूज करते हुए हॉलीवुड सेलिब्रिटीज की वल्गर वीडियो अपलोड की थी। लेकिन अब डीप फेक एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि अब एआई से डीप फेक बनाना बहुत इजी हो गया है। समझ रहे हो, ऐसी ऐसी वीडियोस, मतलब एक्ट्रेस की वायरल हुई थी ना हाल फिलहाल में, शक्ल किसी और की, नीचे बॉडी किसी और की, उस टाइप की वीडियोस बनाना एआई से आजकल बहुत ज़्यादा आसान है। पहले तो थोड़ा तो डिफिकल्ट हुआ करता था। इंडिया में ना 71% जो अडल्ट हैं वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, और इंडिया की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, सही मायने में देखो, वो डिजिटल इलिटरेट है। उनको कई बार समझ में नहीं आता ये वीडियो जो है डीप फेक वाली है या फिर मतलब ओरिजिनल है। और सोशल मीडिया में ना ईजिली डीप फेक वाली वीडियोस को वायरल किया जा सकता है, और ये इलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। कैसे देखो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है इलेक्शंस में। 2007 में ना इलेक्शंस में कॉलिंग का इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ, मतलब कि जैसे ऑटोमेटेड कॉल्स नहीं आती, नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल, या फिर नमस्कार मैं नरेंद्र मोदी, उस टाइप की कॉल आती है ना ऑटोमेटेड। उनका शुरुआत ना सबसे पहले 2007 में हुआ था। फिर सोशल मीडिया का यूज़ हुआ 2014 में, फिर व्हाट्सएप का इस्तेमाल बड़े स्केल पे हुआ इलेक्शंस में 2019 में, और अब समय आ गया है एआई का। देखो, किसी भी डेमोक्रेसी को सर्वाइव करने के लिए ना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना जरूरी है, जिसमें सिटीजन इन्फॉर्म्ड होकर फ्रीली अपना वोट दे सकें। इन्फॉर्म्ड होकर मतलब उसे पता है कौन सही कौन गलत, किसने क्या वादा किया है, किसने कौन सा वादा नहीं किया है। इन्फॉर्म्ड होकर वो बिना किसी डर के अपना वोट दे सके, ये डेमोक्रेसी का फीचर है। बट देखो, एआई से जो वीडियो जनरेटेड होते हैं ना, उससे वोटर मिस इन्फॉर्म्ड हो जाता है। मतलब वोटर को मैनिपुलेट किया जाता है, उसको मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसको फेक न्यूज़ दी जाती है। तो फिर आप बताइए, वो इन्फॉर्म्ड होकर कैसे वोटर वोट दे रहा है? वो तो मिस इन्फॉर्म होकर वोट दे रहा है। तो डेमोक्रेसी का जो बेसिक फीचर है वही बिगड़ गया। समझ में आया? डीप फेक वीडियो से ना पॉलिटिकल कंटेस्टेंट्स को डिफेम किया जाता है। जैसे अर्जेंटीना के अपोजिशन लीडर को कम्युनिस्ट शो करते हुए उन्हें डिफेम किया गया। और कई बार तो ऐसा होता है कि डीप फेक वीडियोस की सहायता से ना पॉलिटिशियन अपनी इमेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडोनेशिया में ना प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा जा रहा था, वहाँ पे ना प्राबवो और सुबियांत्रो, इन्होंने ना अपनी डीप फेक वीडियोस की सहायता से यूथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। दोनों तरफ से होता है।
इमेज को खराब करने के लिए और इमेज को ठीक करने के लिए भी। इंडिया में देखो अभी एआई का इस्तेमाल जो है इलेक्शंस में भर भर के चल रहा है। तमिलनाडु में डीएमके पार्टी ने लेट करुणानिधि की डीप फेक वीडियो जारी की, मतलब डेथ हो चुकी है करुणानिधि की, लेकिन फिर भी उनकी डीप फेक वीडियो जारी कर दी, जिसमें सीएम स्टालिन यानी उनके बेटे के काम को प्रेज किया गया है। पीएम मोदी ने भी भाषिनी ऐप का यूज करके रियल टाइम में हिंदी स्पीच को तमिल में कन्वर्ट करते हुए तमिल लोगों से कनेक्ट किया। अब देखो बीजेपी और कांग्रेस, इवन दूसरी पार्टीज भी कैसे न कैसे करके देखो एआई का इस्तेमाल कर रही हैं, कई बार ओपोजिशन को फेम करने के लिए, कई बार खुद को प्रेज करने के लिए। और बात सिर्फ डीप फेक वीडियोस की नहीं है, ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है। हमारा फोकस एआई पे है, एआई जनरेटेड कंटेंट पर भी। एआई से कंटेंट, फेक कंटेंट जल्दी से जनरेट करके उसे व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल करना आसान हो गया है। माइक्रो टारगेटिंग आज के समय में ईजी हो गई है। माइक्रो टारगेटिंग मतलब जैसे आप 2-3 सोशल मीडिया पे वीडियोस देखिए, बाद में आपको ना उसी टाइप की वीडियोस रेकमेंड होने लगती हैं। फॉर एग्जांपल 2-3 वीडियोस आप प्रो गवर्नमेंट देख लीजिए, आपको फिर सारी प्रो गवर्नमेंट वीडियोस रेकमेंड होने लगेंगी। 2-3 वीडियोस आप एंटी गवर्नमेंट देख लीजिए, फिर आपका पूरा जो पेज है एंटी गवर्नमेंट वीडियो से भर जाएगा। तो ये जो माइक्रो टारगेटिंग है ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली चल रही है। अब तो देखो ऐसा हो गया कि वोटर की प्रोफाइल देख के उसको कस्टमाइज कंटेंट दिया जाता है। अगर मान लीजिए वोटर यंग है तो उसकी प्रोफाइल देख के ऐसा ऐसा कंटेंट दिया जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री मोदी गेमर से मिले या फिर राहुल गांधी ने यंग क्रिएटर से मुलाकात की। ऐसा ऐसा कंटेंट उनको प्रेजेंट किया जाता है ताकि उनको अच्छा लगे, वो रिलेट कर सकें चीज़ों से। इतनी ज़्यादा कस्टमाइज्ड इमोशनल कनेक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन में देखो सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो इंफॉर्मेशनल वारफेयर से है। इस इंफॉर्मेशनल वारफेयर जिसमें दुश्मन देश इंटेंशनली दूसरी कंट्री के इलेक्शन को रिग्ड करने की कोशिश करता है, उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2016 में जब यूएस में इलेक्शन हुए थे ना, तो रशिया पर आरोप लगा था कि रशिया ने इंफॉर्मेशन वारफेयर की सहायता से ट्रंप को जिताने की कोशिश की और यूएस में इलेक्शंस में इंटरफेयर किया रशिया ने। अगर देखो कोई कंट्री दूसरे कंट्री के इलेक्शंस में इंटरफेयर करता है ना, तो ये उस देश की सोवरेनिटी का वायलेशन है। मान लीजिए पाकिस्तान इंडिया की इलेक्शंस में कोई छेड़छाड़ करता है, एआई जनरेटेड कंटेंट वायरल करवाने की कोशिश करता है, तो देखो ये इंडिया की सोवरेनिटी का वायलेशन है। समझ गए? इंडिया को चाइना और पाकिस्तान से बचने की आवश्यकता है। दोनों देश ऐसे काम पहले भी इंडिया के अगेंस्ट कर चुके हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। तो देखो एआई से इतना थ्रेट होने के बाद भी इसे रोकने के लिए ना ज़्यादा मजबूत स्टेप्स नहीं लिए गए हैं। सोशल मीडिया कंपनी जायंट्स जैसे मेटा, एक्स जो पहले ट्विटर हुआ करता था, गूगल, इन्होंने अकॉर्ड साइन करके डीप फेक को कंट्रोल करने की कोशिश करने का प्लान बनाया है। बट देखो डीप फेक वीडियोस पे ना बैन नहीं लगाया है। एक चीज देखो ये भी है, एआई का ना ओपन सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है, जिसकी सहायता से कोई भी एक ऐप बनाकर डीप फेक वीडियोस बना सकता है। मतलब जिनको कोड वगैरह आता है उनकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखो डीप फेक बनाने वाली जो कंपनीज है ना, उन्होंने भी एक सेल्फ रेगुलेशन कोड तो अडोप्ट कर रखा है। एथिकल एआई कोलिशन मैनिफेस्टो, इन्होंने ये अडोप्ट करके रखा है डीप फेक वाली कंपनीज ने, जिसके अनुसार डीप फेक वीडियो का अनएथिकल यूज नहीं करना है। और इसके अलावा सोशल मीडिया का एल्गोरिथम भी फेक वीडियोस डिटेक्ट करने में उतना ज़्यादा सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ है। और कई बार तो यूजर्स जो हैं वो वीपीएन से अपलोड करते हैं और जिससे ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से अपलोड हुई है वीडियो। तो ऐसे में देखो इंडिया की हम बात करें कंक्लूजन में, लोगों को ना एआई वीडियोस के बारे में अवेयर करना जरूरी है ताकि वो रियल और फेक में ना डिफरेंशिएट कर सकें। और गूगल जैसी कंपनीज ने भी शक्ति टूल लॉन्च किया है जो बताएगा कि वीडियो रियल है या डीप फेक। अदरवाइज देखो वो दिन दूर नहीं जब हम हर एक चीज को इस शक की निगाह से देखेंगे। पता है क्या, फेक और ऑथेंटिक दोनों में ना डिफरेंस जब खत्म हो जाता है ना, तो दिक्कत ये आती है इवन जब कोई सही वीडियो भी हमारे सामने आएगी ना, उसे भी हम फेक मान लेंगे। अभी कुछ वीडियोस इलेक्शंस में सामने आई, जैसे कुछ पॉलिटिशियंस के कुछ स्कैंडल सामने आए, तो बाद में उन पॉलिटिशियंस ने बोला कि ये वीडियो जो है डीप फेक वाली है।
और डीप फेक का ज़माना है, कुछ लोग मान भी लेते हैं कि हाँ यार सही नहीं है, वीडियो डीप फेक वाली है। तो ना इवन कुछ क्राइम्स भी छुप जाते हैं इन डीप फेक्स की के चलते। मतलब लोग सही वीडियोस पे, जेन्युइन वीडियोस पे भी विश्वास नहीं करते, जेन्युइन कंटेंट पे भी कई बार विश्वास नहीं करते। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया एआई इन इलेक्शंस, डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल आरएनडी से संबंधित है। आप सिलेबस के जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ऐसा तो है नहीं कि आर्टिकल में कुछ बहुत ही नए पॉइंट्स हैं। राइटर कहते हैं कोई भी नई सरकार बने, वो ना सरकार बनाने के बाद में वो पार्टी देश में आरएनडी को सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकती है उसके बारे में बताया गया है। 5 फंडामेंटल इश्यूज हैं और साइंटिस्ट चाहते हैं इन 5 फंडामेंटल इश्यूज को सरकार एड्रेस करे। अभी देखो आरएनडी पे ना खर्च सरकार बहुत कम करती है, सिर्फ 0.7% ऑफ जीडीपी। इसे इंक्रीज किया जाए। और अभी ज़्यादातर ना खर्चा सरकार के द्वारा ही किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर का खर्चा बहुत कम है आरएनडी पर, जबकि दूसरे देशों में ना प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा खर्चा करता है आरएनडी पर। हमारे देश में उल्टा है। जब तक प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आएगा आरएनडी के लिए, तब तक हमारे देश में आरएनडी को ठीक नहीं किया जा सकेगा। अभी हाल ही में एक फंड इस्टेब्लिश किया गया, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर ना इसमें आने वाले 5 सालों में 36,000 करोड़ कंट्रीब्यूट करेगा। देखते हैं ये इंप्लीमेंट कैसे होता है। लेकिन इसके लिए ना डिटेल्ड प्लान चाहिए, एक एस्क्रो अकाउंट होना चाहिए, एक अलग तरह का स्पेशल अकाउंट जिसमें पैसे आएं और वो सिर्फ रिसर्च के लिए ही इस्तेमाल हो, किसी और चीज़ के लिए नहीं। और देखो फंडिंग इंक्रीज हो गई तो उसके बाद में स्किल्ड साइंटिफिक वर्कफोर्स भी चाहिए ताकि इस पैसे का जुडिशली इस्तेमाल किया जा सके, मतलब विवेक से इस्तेमाल किया जा सके, रैशनली, ऐसा नहीं कि लुटा दिया पैसा। नेक्स्ट, हमारे देश में ना फिजिकल और इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। जैसे देखो यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको इंप्रूव किया जाना चाहिए। साइंस लेबोरेटरीज को मॉडर्नाइज किया जाए अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में, स्टेट में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और स्पेशलाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में। स्टूडेंट्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके अलावा जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना टीचर को हायर करने का, उसे अपग्रेड किया जाए ताकि क्वालिटी टीचर्स को हायर किया जा सके और ज़्यादा क्वालिटी टीचर्स को हायर किया जा सके। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, हायरिंग देखो साइंटिस्ट के ग्लोबल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होनी चाहिए। हायरिंग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, फास्ट हो, फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस हो। ऐसा नहीं कि नेता लोगों के रिश्तेदारों को हायर कर लिया गया। और शुरुआत में ना कम समय के लिए हायरिंग किया जाए और बाद में अगर बढ़िया रिसर्च की है, बढ़िया काम किया है, सीरियसनेस है, तो उसे टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखो ये है साइंस ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब किस प्रोजेक्ट को कितना ग्रांट मिलेगा और ये सब ना बढ़िया ढंग से होना चाहिए, मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए। स्टूडेंट्स को फेलोशिप जानी है वो तो टाइमली जाए। इसके लिए ऐसे प्रोसीजर हार्ड नहीं होने चाहिए कि हार्ड कॉपी सबमिट करो और फिर लंबा समय लग जाए फेलोशिप मिलने में। ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रांट सिस्टम बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। साइंटिस्ट को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए कि वो कहाँ से परचेज करना चाहते हैं। कई बार ना साइंटिस्ट को ये बोल दिया जाता है कि बस यहीं से परचेज कीजिए और साइंटिस्ट को जिन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है वो इक्विपमेंट्स उन्हें नहीं मिल पाता। इसलिए उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए कि वो अगर देखो अपनी रिसर्च को बढ़िया बनाने के लिए कहीं और से भी परचेज करना चाहते हैं तो वो परचेज कर सकें। हमेशा सस्ते के चक्कर में पड़ने से कई बार रिसर्च प्रभावित होती है। लास्ट में वो ये बोलते हैं कि साइंटिस्ट को ना बोलने की इजाज़त दी जाए, ऑटोनमी के साथ वो अपनी रिसर्च लोगों के सामने रख सकें। अगर एक डर का माहौल होगा तो वो रिसर्च अपनी जनता के सामने नहीं रख सकेंगे, क्रिटिसिज्म से डरेंगे। तो साइंटिस्ट को पूरी आज़ादी दी जाए। देखो एक चीज़ वो ये बोलते हैं साइंटिस्ट की जो रिसर्च है ना उससे देश में इनोवेशन आए, एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा हो, जॉब जनरेट हो, ये सही है, ये होना भी चाहिए। बट देखो कई जो रिसर्च होती है ना वो फंडामेंटल साइंस से संबंधित होती है, उससे देखो नॉलेज क्रिएट होती है। वो नॉलेज इमीडिएट काम नहीं आएगी, बाद में काम आएगी। लेकिन फंडामेंटल साइंस पे सरकार का कम ध्यान होता है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज देखो एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है एआई से संबंधित, जो हमने इलेक्शंस वाला इशू डिस्कस किया। तो 250 वर्ड्स में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो।
15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। बढ़िया से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।